Hello everyone. So today we'll study about the most important chapter in the whole preparation of UPSC or any other competitive exams, the fundamental rights. And anyway, ये वो part of law है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो हर एक सिटीज़न को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इसके बारे में कि उसके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. इट कम्स इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. टोटल जो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में आते हैं वो है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. सो इनको अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है समझने में तो आई होप मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ. जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स. ये इसका ओवरव्यू है. इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे हाईलाइटेड, सबसे कंट्रोवर्शियल जो राइट है. रिलीजन, एजुकेशन का राइट है. देन राइट टू फेयर ट्रायल है. कोई अरेस्ट हो जाता है तो उसको क्या क्या राइट्स उसके पास हैं. राइट टू प्राइवेसी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो मैनी टाइम्स PYQs में आ चुका है. UPSC इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है. सो लेट्स सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. इसका क्या मतलब है? नॉट एब्सोल्यूट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये लिख दिए गए हैं तो इनको चेंज नहीं किया जा सकता है. दे कैन बी ऑल्टर्ड, दे कैन बी अमेंडेड. तो इनको बदला जा सकता है डेफिनेटली. ठीक है, इसलिए क्वालिफाइड है. इनको बदला कैसे जाता है वैसे तो ये दूसरे चैप्टर्स में कवर्ड है, बट फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे पार्लियामेंट करती है, थ्रू दैट फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जाता है, रिमूव भी किया जाता है. जैसे आर्टिकल 31 है जो रिमूव किया गया है फंडामेंटल राइट्स से. देन सेकंड इज जस्टिसिएबल इन नेचर. जस्टिसिएबल मीन्स ये टर्म जस्टिसिएबल आपको पॉलिटी के एक सब्जेक्ट में मैनी अ टाइम्स रिपीट होते हुए दिखेगा. तो इसको हम ब्रीफली समझ लेते हैं. यहाँ पर जस्टिसिएबल की मीनिंग होती है दैट इफ़ योर फंडामेंटल राइट इज़ इन्फ्रिंज्ड, तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच से रोक रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं. इसके लिए आप कोर्ट में अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं. तो दैट मीन्स जस्टिसिएबल इन नेचर. देन थर्ड थिंग इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. मीन्स फंडामेंटल लॉ, नाम से ही समझ आ रहा है, मूल, सबसे मेन. ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो सब लिखा गया है वो बेस है सारे लॉज का. देन फोर्थ पॉइंट इज guaranteed by constitution, that is the supreme court. Supreme court is the guarantor of fundamental rights. हम ये आगे देखेंगे कैसे, कहाँ पर, कौन से आर्टिकल में ये बात कवर्ड है. फिफ्थ इज केशव नंदा भारती केस, जो वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो. फंडामेंटल राइट्स आ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ये क्या है ये भी हम आगे समझेंगे. वैसे तो इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर में लेके आऊँगा क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है. इसमें मल्टीपल केसेस कोर्ट के सामने आए थे 1970s, 60s, 50s में. तो उसकी ये हिस्ट्री है. इसको हम अदर्स चैप्टर में सेपरेटली समझेंगे, बट यहाँ पे आप ये जान लीजिए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स ये वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं जा सकता है. देन नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे PYQ आ भी चुका है. दैट क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, आपको स्टेटमेंट दे देगा UPSC एंड देन दे आस्क कि इनमें से कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन्स को केवल अवेल कर सकते हैं सिटीजन्स, एंड जो एवरी पर्सन लाइक सिटीजन्स, फॉरेनर्स, एक्सेप्ट फॉर एनिमी एलियंस, मतलब जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और
इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये सब के अलावा जो फॉरेनर्स हैं लीगली जो आए हैं एंड सिटीजन्स जो अवेल कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। इसका और कोई तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है, आपको ये नंबर्स बस आप याद कर लीजिए। 15-16 ईजी है, 15-16। 29-30 ईजी है, साथ में है दोनों। 19 बस एक थोड़ा सा मिड पार्ट है। 15-16 19 29 30 ये मेरे साथ आप 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 15-16 19 29 30 आइस क्लोज करके बोलेंगे, जल्दी याद होता है। 15-16 19 29 30 15-16 19 29 30 आई होप आपको याद हो गया हो। चलिए आगे देखते हैं। देन कम्स ओवरव्यू। हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास 6 हैं टोटल। पहले 7 थे, देन ये अबॉलिश कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, जो था राइट टू प्रॉपर्टी। ये था आर्टिकल 31 में एंड आर्टिकल 19 के 1F क्लॉज में। तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि अब ये मूव कर दिया गया है 300A में, एंड ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देन लेट्स सी ओवरव्यू। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बाय B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। एंड ये एक्चुअली सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्यों है वो आप देखेंगे अभी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इन डेप्थ थोड़ा हम इनमें जाते हैं। फर्स्ट आर्टिकल था राइट टू इक्वालिटी, जो कवर होता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में। आर्टिकल 14 जो है, इट सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। Then 15 is prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, प्लेस ऑफ बर्थ। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, भेदभाव को रोकता है। देन आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जो हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है। आई होप आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, एंड प्रियम्बल में ये पार्ट मेंशन्ड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसी की समरी वो प्रियम्बल में डाली गई है। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन आर्टिकल 18 आता है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये आर्टिकल 17 है। ये है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। मीनिंग अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत जो रहा है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, लाइक बिफोर फ्रीडम ऑल्सो, और ये हर एक इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि उसके अगेंस्ट कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और उसकी डिग्निटी को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। देन कम्स, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई है, विच इज़ टाइटल्स। आर्टिकल 18 जो है, इट इज़ अबाउट टाइटल्स, सॉरी टाइटल्स जैसे कि महाराजा, जो पहले के टाइम में ब्रिटिशर्स देते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको महाराजा, राय बहादुर, ऐसे ऐसे करके जो टाइटल्स होते थे, ये अब स्टेट गवर्नमेंट का मेरा मतलब है स्टेट। और स्टेट भी क्या है वो मैं भी आपको एक स्लाइड बाद एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी आप ये समझ लीजिए, स्टेट किसी को भी ये टाइटल कॉन्फर नहीं कर सकता है, महाराजा, राय बहादुर, दीवान एट्सेट्रा। हम और डिटेल में जाते हैं। पहली चीज़ जो आती है आर्टिकल 14, विच सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये भी यूपीएससी का काफ़ी इंटरेस्ट का एरिया है, दैट विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्वायर्ड और टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो लिया गया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको
ये जो कंपैरिजन है कि कौन से देश से कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वर्ल्ड का। ये 60+ कंट्रीज़ से हमारा जो इसका मटेरियल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्वायर किया गया है। सो उसके लिए भी एक अलग चैप्टर है, लेट्स सी। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है ये भी ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कि सब लॉ के हिसाब से ही होगा। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब ये है, लेमन लैंग्वेज में रूल ऑफ लॉ का यही मीनिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट इंडिया में रूल ऑफ लॉ भी बेसिक फीचर है। दैट मीन्स इसको भी नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें 3 चीज़ें हैं जो इसको एक्सप्लेन कर लेता है, बिल्कुल समराइज़ कर देता है इस पार्ट को। इसमें पहला पॉइंट है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। कोई भी पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है उसको सेम वे में ट्रीट किया जाएगा। कोई प्रिविलेज किसी को कॉन्फर नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है। सेकेंडली, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स, वही है जो मैं कह चुका हूँ। नो पर्सन इज़ अबव लॉ, रिच और पुअर, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है। देन EPL, दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इट सेज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। दैट मीन्स a similar application of same laws to who are similarly situated, like should be treated alike. Which means अगर एक बच्चे ने क्राइम कर दिया है और एक बड़े ने क्राइम कर दिया है तो उनको सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता है। जैसे यहीं पे आता है आपका जो जुवेनाइल एक्ट है। तो जुवेनाइल एक्ट में जब एक बच्चा क्राइम कमिट करता है उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। उसकी जो कन्विक्शन होता है वो डिफरेंट पेडेस्टल पे किया जाता है। एंड जो एक अडल्ट होता है उसको डिफरेंट लॉ के अंडर चार्ज किया जाता है। सो इट एक्सप्लेन्स दैट, जो कि थोड़ा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पे ये लागू नहीं होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉरेन डिग्निटरीज जो कि एम्बेसडर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं। इन पे ये रूल्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ताकि ये फ्रीली अपना काम कर सके। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो उसके लिए उन्हें अकाउंटेबल यहाँ नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये प्रोटेक्शन थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ है, इनको प्रोवाइड करी गई है, जिससे ये फ्रीली कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। देन कम्स आर्टिकल 15 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आप ये देख के थोड़ा सोचिए कि मैंने ये क्यों बनाया है। सो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, किसी को छोटा बड़ा महसूस करवाना या समझना, और उनको इस चीज़ के बेसिस पे किसी चीज़ में अलाउ करना, किसी चीज़ में अलाउ नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई आपके बराबरी में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, ऐसा जो लोग सोचते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड ये आई थिंक राइट्स से ज़्यादा एक ह्यूमन ड्यूटी भी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसा कि अब हमने पहले पढ़ा था कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो ओनली सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं, तो ये उनमें से एक आर्टिकल है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते हैं पेपर GS 1 में हम पढ़ते हैं रीजनलिज्म, तो वो भी इसी का एक कॉन्सेप्ट है, रीजनलिज्म। रीजनलिज्म भी एक फीलिंग है जो डिस्क्रिमिनेट करवाती है। एग्जाम्पल, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक प्लेसेस एट्सेट्रा। देन इसमें भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। जो स्टेट है, स्टेट दैट कैन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडीज़। तो जैसे आप देखते हैं पंचायत लेवल पे
रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, कई कई जगह 50% है, कई जगह 33% है, टू एम्पावर देम, टू अपलिफ्ट देम। देन एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में है, जैसे SC ST OBC, एंड रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुआ था EWS 103 अमेंडमेंट एक्ट से 2019 में। ये इसीलिए है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट कैन टेक सच स्टेप्स, ये एग्जाम्पशंस हैं इसमें। देन कम्स योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इट कम्स अंडर आर्टिकल 16। इस लैडर से आप समझ सकते हैं कि ये ना हो कि 4 लोग फाइट कर रहे हैं एक जॉब के लिए और इसको सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कास्ट का है या सेक्स का है या डिसेंट का है। डिसेंट माने जहाँ से वो आता है ना, एंसेस्ट्री उसकी। देन या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है या किसी रेस का है, रेस एज इन मंगोलियन और आर्यन और नेग्रिटो और लाइक दैट। ओके, सो ऐसा नहीं हो, इसलिए ये फंडामेंटल राइट है। देन स्टेट कैन, इसमें भी एक्सेप्शन है, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्निंग बॉडी और स्टेट सर्विसेज। स्टेट इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस रख सकता है जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं, क्लासेस हैं, उनको गवर्निंग बॉडी या स्टेट सर्विसेज में एंट्री देने के लिए। देन कम्स योर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, और आई वुड से इंडियन सोसाइटी, was or is untouchability. The most inhuman thing a person can practice is untouchability. Dr. B.R. Ambedkar faced many atrocities just because of this single concept. I hope ये आज की डेट में ना हो, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि रिसेंट में ही हमने हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर हैं ADGP रैंक पे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है और अपने सुसाइड लेटर में उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं दैट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ड्यू टू हिज कास्ट। आर्टिकल 17 में ये कवर्ड है। इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस, किसी भी फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस करना मना है। आप पब्लिकली किसी को नहीं बोल सकते, किसी को ऐसा डाउनग्रेड नहीं कर सकते। देन इज़ इट एक्चुअली प्रैक्टिस, यही मेरा क्वेश्चन मार्क है और यही आपके लिए भी क्वेश्चन है। थोड़ा आप सोचें कि क्या ये एक्चुअली प्रैक्टिस किया जाता है, और अगर नहीं किया जाता है तो इसके रीज़न्स क्या हैं, ये भी आप प्रिपेयर करें, जो कि डेफिनेटली सोसाइटी वाले पार्ट में आपको GS1 में हेल्प करेगा। देन अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये राइट दोनों के अगेंस्ट आपको अवेलेबल है। देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये 1955 का एक एक्ट है। देन any place of worship or insulting SC person as untouchable is a crime. Then next आता है abolition of titles। ये थोड़ा बहुत easy आर्टिकल्स हैं, आपको देखने में बस ये थोड़ा टफ लगते हैं। जब आप इसको once or twice सिर्फ रीडिंग भी कर लेंगे तो ये बहुत ईजी आपको हो जाएंगे। और इसको रिलेट करें जितना हो सके, यू शुड रिलेट इट टू रियल लाइफ सिनेरियोज, है ना। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, इसमें जो IPS ऑफिसर हैं उनका केस है। देन एबॉलिशन ऑफ टाइटल, ये तो खैर पुराना आर्टिकल है, इसमें तो अब कोई ऐसा सच इशू रहा नहीं है। बट देन ऑल्सो इस पे PYQ आ चुका है। PYQ किस पे आया है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिकल 18 में कवर होता है, प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल। स्टेट, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे यही बता देता हूँ स्टेट क्या होता है। आर्टिकल 12 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्टेट को डिफाइन करता है। अब स्टेट इसमें क्या है, स्टेट कैन बी पार्लियामेंट, स्टेट कैन बी लेजिस्लेचर, स्टेट कैन बी एनी पब्लिक बॉडी, स्टेट कैन बी लोकल बॉडी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी जो भी बॉडी हैं जिनमें पब्लिक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है उनको स्टेट कहा जाता है, उन पब्लिक बॉडीज़ को स्टेट कहा जाता है। तो जहाँ भी मैं इस टर्म का यूज़ कर रहा हूँ स्टेट, तो आप डायरेक्टली इसको रिलेट करेंगे इस पॉइंट से। आई होप समझ गए हैं।
तो प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। प्रोहिबिट्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता है। एग्जाम्पल महाराजा राय बहादुर, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। देन ये PYQ है, ये जो है ये PYQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल अवार्ड्स जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण इंस्टीट्यूटेड इन 1954। अब PYQ क्या आया था? PYQ इसी पे स्टेटमेंट बेस्ड था दैट पद्म भूषण, पद्म विभूषण इंडिया में कब आया था और क्या इसको रिमूव भी किया गया था, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। तो ये जो मेरी PYQ की सीरीज़ आएगी मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा डिटेल में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देन ये डिसकंटिन्यू हुआ 1977 में, देन ये रिवाइव हुआ 1980 में बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और आज भी कंटिन्यू चल रहा है। देन कम्स योर राइट टू फ्रीडम, मोस्ट कंटेस्टेड राइट जो है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कह लीजिए। US में तो इसको फाउंडेशन माना जाता है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट टू फ्रीडम में आपका फिर से यही आप नोट करिए, मैंने आपको याद दिलाया था 19 जो बीच का है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी ओनली सिटीजन्स पे अप्लाई होता है। इसमें 7 पार्ट्स हैं जिसमें कि अब 6 ही रह गए हैं, तो लेट्स सी उनको डिटेल में। आर्टिकल 19 का A स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, देन राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। देन गवर्नमेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड। अब आप यहाँ पे इसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्वालिफाइड क्यों है। एब्सोल्यूट होता तो आप जो मर्जी बोल दें, आप पे कोई एक्शन नहीं हो सकता या आपका राइट नहीं छीना जा सकता, बट नहीं, क्वालिफाइड मीन्स गवर्नमेंट हैज़ द ऑप्शन, क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कब? जब किसी की स्पीच या एक्सप्रेशन इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट करें, सिक्योरिटी को अफेक्ट करें, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स को अफेक्ट करें, पब्लिक ऑर्डर ख़राब करें, डिसेंसी को मेंटेन ना करें, मोरालिटी को मेंटेन ना करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, डेफेमेशन करें। इसीलिए जब आप देखते हैं डेफेमेशन में केसेस होते हैं, वो यहीं से आता है। क्रिमिनल डेफेमेशन, सिविल डेफेमेशन, वो यहीं से आता है। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। आप फैक्ट्स, जो रियल फैक्ट्स हैं उनको रख सकते हैं, उसकी आपको पूरी राइट है, बट आप अननेसेसरी किसी को डिफेम नहीं कर सकते। देन इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, आप किसी को भड़का नहीं सकते अपने भाषणों से, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी आर्ट स्केचेस से। देन B आता है असेंबली। असेंबली मीन्स एक गैदरिंग, ठीक है, जैसे कि पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशन, लेकिन ये पीसफुल एंड अनआर्म्ड होना चाहिए। आपको राइट है बट ये पीसफुल एंड अनआर्म्ड होना चाहिए। देन इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, जैसे कि ट्रैफिक, कहीं अगर ट्रैफिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो स्टेट हैज़ द ऑप्शन कि वो वहाँ से उस गैदरिंग को क्लियर कराए, जिसके लिए सेक्शन 144 ऑफ CRPC जो कि मजिस्ट्रेट देते हैं। देन सेक्शन 141 ऑफ IPC जिसमें 5 और मोर पर्सन एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, गैदर नहीं हो सकते हैं। देन कम्स C, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, आप इसको ऐसे याद रखिए, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। आप इसको ऐसे याद रखिए, इसको इजीली आप याद रखिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको आप ऐसे याद रखिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कीवर्ड्स बस, असेंबली, देन एसोसिएशन, देन मूवमेंट, है ना, देन रेजिडेंस, देन प्रोफेशन, ऐसे आप इसको याद रखिए। तो जब आप ये कीवर्ड्स याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा बैक स्टोरी समझ आ जाएगी, याद आ जाएगी। तो अभी हम हैं फॉर्म एसोसिएशन पे। एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक यूनियन बना रहे हैं, एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फार्म्स हो गई, सोसाइटीज़ हो गई, देन ट्रेड यूनियंस हो गए, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है। बट इनमें भी रेस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जो कि है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट नहीं होनी चाहिए,
पब्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए, एंड मोरालिटी। ओके, देन कम्स योर डी, दैट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको राइट है। इससे क्यों ये रखा गया है? ताकि एक नेशनल फीलिंग जो है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे और बढ़े भी। भाई अगर कोई जम्मू कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी जा रहा है, या जैसलमेर से कोई इंसान, कोई लेडी असम जा रहे हैं, तो एक यूनिटी बनी रहे कंट्री में। देन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसमें भी हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके कल्चर, उनके कस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि कई जगह आपने पढ़ा है इनर लाइन परमिट, अब तो काफ़ी लिमिटेड हो गया है, बट पहले काफ़ी स्टेट्स में था। इनर लाइन ILP इसको बोलते हैं, ILP। ओके, सो लेट्स सी फर्दर। ई में आता है रेजिडेंस। आप कहीं के भी रेजिडेंट बन सकते हैं, टेम्पररी और परमानेंट, एनी पार्ट ऑफ कंट्री। बट इसमें भी सेम रेस्ट्रिक्शंस हैं एज राइट टू मूवमेंट में, टू प्रोटेक्ट डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड लैंग्वेज। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर है, फॉर एग्जांपल जैसे PVTGs होते हैं, जो PVTGs इनके एरिया में जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे सेंटिनलीज ट्राइब हैं, तो इनके एरियाज़ में आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव कल्चर है एंड लैंग्वेज है, एंड वो आउटसाइड वर्ल्ड से उतना उनका कांटेक्ट है नहीं। देन जो लास्ट अब आता है वो है इसमें प्रोफेशन, दैट इज़ एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड। बस वो इमोरल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, है ना, कि आप गन का कारोबार कर रहे हैं या आप ड्रग्स बेच रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपनी बिजनेस करिए, आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड करिए, आपको ये राइट है। देन इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट मोनोपोली। जैसे कि एटॉमिक सेक्टर में आज भी गवर्नमेंट मोनोपोली रखती है, कोल में गवर्नमेंट मोनोपोली रखती है। ये इसलिए हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, तो दैट्स वाई। देन कम्स योर नेक्स्ट, दैट इज आर्टिकल 20, विच सेज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब जो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं ना, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आप इनको याद करिए बस। ये चीज़ छोड़ दीजिए, इस पार्ट को मत याद करिए, आप सिर्फ इस पार्ट को याद करिए हर उसमें, है ना। जैसे कि आगे हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड ये, तो आप ये मत याद, प्रोटेक्शन मत याद करिए, आप बस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी याद करिए, ठीक। तो आर्टिकल 20 आता है, इट सेज अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। ये दो वर्ड्स हैं। आर्बिट्ररी का मतलब होता है जो एक तरह से इलीगल है, जो कहीं कानून में लिखा नहीं गया है या गलत है, कानून के खिलाफ है, उस तरीके से आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, मान लीजिए किसी क्राइम में मैक्सिमम जो लॉ में सज़ा दी गई है वो है 2 से 5 साल, लेकिन आपको दे दी गई है 10 साल उस सेम क्राइम के लिए, है ना। तो ये आपके साथ नहीं होगा, इसके अगेंस्ट आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 प्रोविजंस हैं। इसमें है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दैट इज़ जब आपने क्राइम कमिट किया, अगर उस टाइम पे उस क्राइम के लिए कोई लॉ नहीं है तो आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है उस क्राइम के लिए। बट ये सिविल केसेस में नहीं है, सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए है। और क्रिमिनल केसेस में भी ट्रायल हो सकता है आप पे। सिविल केसेस में मोस्टली ऐसा होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली भी आप पे केस किया जा सकता है, मतलब पीछे जाके भी कानून नया बना के भी आपको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो जैसे इनकम टैक्स की जो चोरी करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इनको सारा इनका ट्रेल्स कैप्चर करके अरेस्ट कर लिया जाता है। देन कम्स नो डबल जेपर्डी, दैट मीन्स आपने एक क्राइम किया, आपको कोर्ट से सज़ा मिल गई, ठीक है, आपको कोर्ट से सज़ा मिल गई 2 ईयर्स की, तो अब आपको दोबारा इस सेम क्राइम के लिए 2 ईयर्स की और नहीं मिल सकती है। आपने सज़ा काट ली, डन, यू आर फ्री,
यू आर नाउ फ्री सिटीजन फिर से, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको खुद के खिलाफ, जो मतलब अक्यूज्ड है, उसको खुद के खिलाफ एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, या फिर अपने खिलाफ आप स्टेटमेंट दो कि हाँ मैंने करा है, ऐसा आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो लीगल चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फिंगरप्रिंट्स हो गए, ये पुलिस ले सकती है, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनमें आपके ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है, वो आपसे लिया जा सकता है ना। सॉरी इस हेलीकॉप्टर के लिए। देन कम्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पे PYQs मैंने ये स्टार इसीलिए बनाए हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस पे PYQs आ चुके हैं। आर्टिकल 21, देन इट सेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफली समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टर्म का मतलब होता है, मान लीजिए एक लॉ बना है, उसमें जो प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन एक क्राइम कमिट करेगा, उसका एक प्रोसीजर है। अगर वो लॉ के खिलाफ जाता है तो उसको ट्रीट करने का एक प्रोसीजर है, ये कहता है। अब वो प्रोसीजर सही है गलत है ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। जो लॉ में लिख दिया है वही प्रोसीजर है, वही सही है। ये थोड़ा थी नैरो अप्रोच। देन इसी में एक केस आया, मेनका केस, मेनका गांधी जी जो हैं उनका केस आया, मेनका केस 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जो US में फॉलो होता है वो डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट किया, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस KS पुट्टास्वामी केस, जिसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। दो ये पहले से भी आर्टिकल 21 के अंडर ही आता था, बट इन्होंने इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे अपने जजमेंट में, KS पुट्टास्वामी केस जजमेंट में, इसको राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। देन encompassing all important aspects of human life with dignity and not mere animal existence। जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप बस एक एनिमल एग्जिस्टेंस ले रहे हैं, है ना। आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, आपको अच्छा पानी नहीं मिल रहा है पीने को, आपको अच्छी सड़कें नहीं मिल रही हैं, आपको अच्छी स्लीप नहीं मिल रही है ना। आपके आसपास शोर हो रहा है एनवायरनमेंट में, या कोई स्मोकिंग कर रहा है आपके अराउंड। तो इस सब से बचाने के लिए ये है दैट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी वाली लाइफ होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। देन कम्स राइट टू एजुकेशन, जो कि RTE 2009 से लीगल लॉ में कन्वर्ट हो गया है। देन आर्टिकल 21A इसने इंट्रोड्यूस किया 86th अमेंडमेंट एक्ट ने 2002 में जो आई। देन इसने चेंजेस लाए DPSP के आर्टिकल 45 में, एलिमेंट्री एजुकेशन। देन कम्स योर फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें ये 51A में इसने एक पार्ट ऐड किया जिसमें वो ड्यूटी बन गई गार्जियंस की टू प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन एलिमेंट्री एजुकेशन। बट एक चीज़ याद रखने वाली है, इसमें हायर एजुकेशन कवर्ड नहीं है। दो कुछ इसके भी प्रोपोनेंट्स थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया कि हायर एजुकेशन तक होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाया। और इसका मेन मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल। देन कम्स नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22। अभी आपने रिसेंट में देखा है मिस्टर सोनम वांगचुक को, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट कह लीजिए, एकेडमिशियन कह लीजिए, 3 इडियट्स मूवी जिन पे बेस्ड है। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे वायलेंस हुई एंड देन उसके बाद उनको डिटेंशन में ले लिया गया। इसमें कैटेगरीज हैं, प्यूनिटिव, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मीन्स किसी ने कोई क्राइम कर दिया है फिर उसको अरेस्ट करा जा रहा है। प्रिवेंटिव मीन्स उसने क्राइम किया नहीं है बट वो कर सकता है, वो पोटेंशियल क्राइम कर सकता है, तो उसको उस क्राइम कमिट करने से रोकने के लिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सो इट इज़ लाइक अ पनिशमेंट बट इट इज़ नॉट। देन प्यूनिटिव में है
कुछ राइट्स आपके पास जो हैं, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ग्राउंड्स क्यों आपको अरेस्ट किया गया है। देन लीगल कंसल्टेशन, आपको लीगल हेल्प चाहिए, अपना लॉयर चाहिए, वो आपको प्रोवाइड किया जाए। एंड मजिस्ट्रेट के आगे आपको विद इन 24 आवर्स, एक्सक्लूडिंग जो ट्रैवलिंग टाइम है एंड ऑल, 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ही प्रेजेंट करेगी। देन कम्स योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 2 मंथ्स का टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में। ये आप थोड़ा सा नोट करिए, लेकिन रियलिटी में ये एप्लीकेबल नहीं है। रियलिटी में ये 3 मंथ्स ही अभी भी चला आ रहा है प्रैक्टिस में, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखेंगे तो ये 2 मंथ्स है। इसमें भी इन्फॉर्म डिटेन्यू करना होता है, उनको बताना होता है, और इसमें बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉ ला सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। एंड एक बात ये नोट करने वाली है, जस्ट अ फैक्ट दैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया में कोई ऐसी डेमोक्रेटिक, कोई ऐसी लोकतांत्रिक देश नहीं है जहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह से अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में आज भी ये यूज़ होता है। देन नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 आता है, बच्चों के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया या फिर बच्चों का एम्प्लॉयमेंट हो गया फैक्ट्रीज़ में, है ना। तो आर्टिकल 23 में आता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जैसे जिनमें प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है इनोसेंट गर्ल्स को। देन फोर्स लेबर है। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है 25 से 28 के बीच में। आर्टिकल 25 इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स आप क्या सोचते हैं। देन आप प्रैक्टिस, देन प्रोपगेशन, आप प्रोपगेट कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने रिलीजियस जो आपका रिलीजन है उसको आप बता सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, फोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते, बट आप शेयर कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगते हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अच्छा, मैं ये पॉइंट आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, ये वही पॉइंट हैं जिनमें यूपीएससी ध्यान देता है, मोस्टली हम इनको इग्नोर करते हैं। देन आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, आर्टिकल 25 गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो आर्टिकल 25 है ये इंडिविजुअल्स के राइट को गारंटी करता है, वेयर एज आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। देन आर्टिकल 27 आता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, है ना। आप प्रमोट कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है, बट फीस पड़ सकती है, टैक्स नहीं पड़ेगा लेकिन फीस पड़ सकती है। एंड स्टेट जो पैसा उन्होंने टैक्स से कलेक्ट किया है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए स्पेंड नहीं करेगा। देन आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपको पूरा राइट है आप उसको अटेंड ना करें। देन आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि 29-30 में आता है। अब जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो बेसिकली ये बनाया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चर, डिस्टिंक्ट जो कल्चर है, और एजुकेशन एज इन जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कैसा प्रोटोकॉल होगा, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। जिसमें आर्टिकल 29 सेज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। बट ये याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, ये लिखा माइनॉरिटीज़ है बट इसमें अंदर एक एनी सेक्शन करके एक फ्रेज़ है, तो आपको उस पर डिटेल में थोड़ा समझना होगा कि ये सिर्फ दिस आर्टिकल अप्लाइज टू बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी, इन दोनों में ये डिफरेंस है। आर्टिकल 30 में ओनली फॉर माइनॉरिटीज़ है, बट आर्टिकल 29 में बोथ है, फॉर माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। तो इसमें अगर हम अंदर देखें तो पहला है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है, क्योंकि ट्राइबल्स की एंड सर्टेन ग्रुप्स की एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्क्रिप्ट होती है, उनकी अपनी कल्चर होता है उनका अपना, तो उनको राइट होना चाहिए इसको कंजर्व करने का, इसको बचा के रखने का। देन सेकेंड इज नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ये कुछ मिलता जुलता है
आर्टिकल 15 से कुछ तो इसमें भी यही है, नो स्टूडेंट शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देन दिस आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक मीन्स जो लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो आपने कई जगह देखा होगा इतना फ्रीली लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट क्यों होता है, कैसे होने दिया जाता है, वो यहीं से आता है ना। आपको राइट है, अगर आपको आपकी लैंग्वेज डेंजर में लग रही है तो यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट। देन कम्स आर्टिकल 30। आई होप आपको अभी तक समझ आ रही है चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। ये मेरा सेकेंड वीडियो ही है, सो आई विल डेफिनेटली वर्क हार्डर एंड बेटर, जिससे मैं आपको एक ईजी वे में, ल्यूसिड वे में चीज़ें समझा सकूं, एक समरी करके आपको मैं आपके सामने रख सकूं, जिससे आपको याद करने में बहुत ईज रहे। तो लेट्स कंटिन्यू। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ओनली माइनॉरिटीज़ हैं। इसमें है माइनॉरिटीज़ के पास राइट है, वो अपना इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट इसमें एक चेक पॉइंट ये है दैट राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टर्म आपको याद है, ये भी क्वालिफाइड है। दैट मीन्स अगर कहीं मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना, गलत तरीके से एडमिनिस्टर करी जा रही है, तो स्टेट जो है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते। देन कम्स योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। देन इट कम्स अंडर आर्टिकल 32 विच कॉन्फर्स राइट टू एग्रीव्ड सिटीजन, कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट, जितने भी राइट्स अभी तक हमने पढ़े 14 से लेके आर्टिकल 30 तक, जितने भी हमने राइट्स पढ़े, हम सब में एक चीज़ देख रहे हैं कि इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। बट आप कोर्ट में जाएंगे कैसे, क्यों जाएंगे, किस बेसिस पे जाएंगे, वो बताता है ये आर्टिकल 32, दैट इज रिट्स, है ना, रिट्स इसको बोलते हैं। देन दिस मेक्स फंडामेंटल राइट्स रियल, ये बी आर अम्बेडकर ने बोला है। देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इट। देन द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इट एज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम पहले देख चुके हैं, कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ही इसका डिफेंडर है एंड गारंटर है। एग्रीड पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ये नोट करने वाली चीज़ है। आपको कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कुछ नोट करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन इशू करते हैं एंड रिट इशू करता है, इसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल क्यों कहते हैं ये हम डिटेल में वैसे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ओरिजिनल का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना कि बाय अपील। बाय अपील का मतलब होता है वही जो मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं। एंड नॉट एक्सक्लूसिव, ये क्यों है एक्सक्लूसिव, क्यों नहीं है एक्सक्लूसिव का मतलब कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है क्या ये राइट, सॉरी ये पावर, ये जुरिसडिक्शन नहीं। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट ऑल्सो हैव दिस पावर्स दैट एन अग्रीड पर्सन कैन ऑल्सो अप्रोच द हाई कोर्ट्स, ओके। देन पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकती है, एम्पावर कर सकती है कि वो इस मैटर पे डायरेक्शन इशू करे, ऑर्डर्स और रिट्स इशू करे। अभी करंटली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। देन कम्स प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड सम फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको मैं यहाँ आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ आपको बताऊँगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा एंड आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। ये जब हम इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे
जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें मैं आपको इसका डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा। सो नाउ कम्स रिट्स। दिस इज बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन, दैट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही आप जा सकते हैं डायरेक्ट, और कोई आपका लीगल राइट अफेक्ट हो गया तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बट हाई कोर्ट में क्या है, आप फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं और आप किसी अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज अबाउट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। हाई कोर्ट का क्या है, विद इन इट्स टेरिटरी, ठीक है। या फिर अगर एक्शन उसके स्टेट में हुआ है लेकिन क्रिमिनल दूसरे स्टेट में भाग गया है, तब भी हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं। देन हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स पावर, ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट मना कर सकते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये रिट, ये अपील हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिट की अपील है ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर है अंडर आर्टिकल 230। बट सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज। देन कम्स, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जो रिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं टू प्रोटेक्ट अवर फंडामेंटल राइट्स। इसमें फर्स्ट आता है जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है, हेबियस कॉर्पस। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी जय भीम मूवी, उसमें इसी पे बेस्ड वो मूवी है। देन मिस्टर सोनम वांगचुक की वाइफ जो हैं वो रिसेंट अभी उनके डिटेंशन को लेके कोर्ट गई हैं, हेबियस कॉर्पस उन्होंने वोक किया है। देन सेकंड इसमें क्या है, इसमें है टू हैव द बॉडी ऑफ। जैसे कि आपने मूवी देखी है दृश्यम मूवी में भी इस आर्टिकल का यूज़ किया गया है। इफ़ समवन इज़ अंडर इलीगल डिटेंशन, मतलब पुलिस ले गई है लेकिन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ ये चीज़, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क फॉर हेल्प, एंड सुप्रीम कोर्ट विल डायरेक्ट दी अथॉरिटीज़ टू हैव द बॉडी ऑफ, टू प्रोवाइड, टू ब्रिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये डिटेंशन लीगल है या इलीगल है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज मैंडेमस विच सेज वी कमांड। अच्छा, इसमें क्या है, आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। अगर आपको रिट्स बहुत इजीली याद करने हैं ना, तो आप इन चीज़ को याद करिए जो मैंने ये इन्वर्टेड कॉमाज में रखी है ना। जैसे वी कमांड है, देन टू बी सर्टिफाइड है। इससे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो आपको पूरा ये क्लैरिटी मिल जाती है सिर्फ एक इस कीवर्ड से। अब जैसे मैंडेमस है वी कमांड, तो इससे क्या समझ आ रहा है, कोई किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है कि ये करो भाई, है ना। तो ये है बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, है ना। कोई आदमी, कोई ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको कोर्ट ऑर्डर करते हैं कि भैया अपना काम करिए, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल बॉडी कहीं वेस्ट गिरा हुआ है, नहीं साफ कर रही है ना, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी हो रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं उसको। देन कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, इनके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। देन थर्ड इज प्रोहिबिशन, दैट इज टू फॉरबिड, मतलब ये नहीं करना है भाई, टू फॉरबिड, है ना। तो ये हाई कोर्ट इशू करते हैं, हायर कोर्ट है ये, हाई कोर्ट नहीं है, हायर कोर्ट इशू करते हैं टू लोअर कोर्ट, है ना, टू प्रिवेंट कि जो लोअर कोर्ट हैं वो कुछ ऐसा काम ना कर दें जो उनके जुरिस्डिक्शंस को एक्सीड कर रहा हो। ये ऑर्डर सिर्फ हो सकता है जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए। देन थर्ड इज सर्शोरारी, दैट इज टू बी सर्टिफाइड, मीन्स हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें अथॉरिटी दे रहे हैं, तुम वो केस हमारे पास ट्रांसफ़र करो, ठीक है, या फिर इस ऑर्डर को कॉश करो, जो तुमने ऑर्डर पास किया है ये वैलिड नहीं है, ये बोलते हैं। मतलब एक तरह का सर्टिफिकेट वो देते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए आप, वो बोल रहे हैं बस कि ये करो, या तो हमारे पास दे दो या ऑर्डर को ख़त्म करो। इन 1991 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ये जो सर्शोरारी वाला रिट है, इट कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बोले तो ब्यूरोक्रेसी, है ना, जो अफेक्ट कर रहे हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड देन आता है को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, आप किस अधिकार से
या किस किस नियम के तहत आप इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये कोर्ट जो है पूछ सकते हैं। लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। देन आता है, ये थोड़ा उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं बट लेट्स सी थोड़ा ब्रीफली, आर्टिकल 32 टू 35, सॉरी आर्टिकल 32 तो हो चुका है, आर्टिकल 33, 34, 35। आर्टिकल 33 सेज आर्म्ड फोर्सेस इन फंडामेंटल राइट्स। जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं उनको ये सब राइट्स अवेलेबल नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ये सब उनको अवेलेबल नहीं है, सीधी सी बात इसमें ये है। देन कम्स आर्टिकल 34 विच सेज मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। जब मार्शल लॉ लग जाता है तो इनका इम्पैक्ट क्या है फंडामेंटल राइट्स पे। कभी मान लीजिए स्टेट के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाते हैं जिनमें लोग आर्म्स लेके रोड पे आ चुके हैं, है ना, और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जा रही है जिससे स्टेट की इंटेग्रिटी को खतरा है, तो मार्शल लॉ इन्वोक किया जाता है टू प्रोटेक्ट, ब्रिंग थिंग्स टू नॉर्मलसी। इसमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके अफेक्ट हो जाते हैं। मार्शल लॉ एक पर्टिकुलर एरिया में भी लग सकता है या थ्रू आउट टेरिटरी भी लग सकता है। देन कम्स आर्टिकल 35 दैट इज पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट। इसका कहना है कि आर्टिकल 35 में जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉज हैं उनको सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे पूरे कंट्री में। तो आई होप आपको मैं इजीली समझा पाया हूँ ये चैप्टर, एंड इसकी डेप्थ में बहुत है ये चैप्टर, बट आई विश कि आप इसके बाद एक बारी खुद से रीड करें या इस वीडियो को दोबारा से देखें, या फिर मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको चाहिए ऐसा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।